हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध क्या था, उसके कारण क्या थे, तात्कालिक कारण क्या थे, प्रथम विश्व युद्ध किन परिस्थितियों में हुआ और वो कितना भयानक था, ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध इतना भयानक हुआ कैसे, वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसने इस युद्ध को इतनी भयंकरता प्रदान की। तो उसको जानने के लिए हमको पढ़ना होगा कि उस युद्ध में ऐसी कौन सी तकनीकों का प्रयोग किया गया जिससे ये युद्ध इतना भयानक हुआ। तो उन तकनीकों को आगे हम जानते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध में प्रयोग किए गए नए तकनीक, जिसमें पहला है मशीन गन। मशीन गन आप जानते हैं, आपने देखा है। मशीन गन में क्या होता है कि उसमें बहुत सारी गोलियां एक साथ आप चैन के रूप में मशीन गन में लगी होती हैं और आप एक साथ बहुत सारे लोगों को उससे मार सकते हैं। और इससे पहले जो राइफल हुआ करती थी उसमें क्या होता था कि आप एक गोली जब मारते थे तो आपको दूसरी गोली को लोड करने में समय लगता था, परंतु मशीन गन के आविष्कार होने से ये आसान हो गया था कि आप आसानी से बहुत सारे लोगों को एक बार में मशीन गन से मार सकते थे। तो ट्रेंचों के जाल के पीछे आमतौर पर मशीन गनों का उपयोग किया जाता था। मशीन गनों का उपयोग पहली बार इस युद्ध में किया गया और मशीन गन की मारक क्षमता राइफल की तुलना में 100 गुना अधिक थी। उसके बाद है तोप। जैसा कि हम तोप के बारे में जानते हैं, मुगल काल से और अंग्रेजों के समय से ही तोप को हमने देखा है, टीवी धारावाहिक सीरियलों में और मूवीज में हमने तोप को देखा है, जाना है। परंतु ये तोप उनसे अलग थे, ये तोप उनसे ज्यादा भयानक थे। इन तोपों में एक बार में 50 से 60 गोले दागे जा सकते थे। मुख्य रूप से इनका निर्माण किस लिए किया गया था कि जो ट्रेंच बने होते थे, ट्रेंच यानी गड्ढा खोदकर सैनिक उसमें सामने सीमेंट या रेत की बोरी रखते थे और थोड़ी सी जगह अपने बंदूक को निकालने के लिए, मशीन गनों को निकालने के लिए रखते थे, जहां से उन्हें दुश्मन सैनिकों पर वार करना, हमला करना आसान हो जाता था। और प्रतिद्वंदी जो होता था उसके लिए उनको मार पाना या उनका शिकार बना पाना बहुत कठिन हो जाता था। तो तोप के माध्यम से उन ट्रेंचों पर लगातार गोलों को दागा जाता था और एक साथ ट्रेंच में जितने भी सैनिक होते थे वो वहीं पर मर जाते थे। तो टैंकों से इस युद्ध को भयंकरता मिली और बहुत फायदा भी हुआ विरोधी देशों को। तो अगला है टैंक। टैंक का आविष्कार कब हुआ? 1899 में ब्रिटेन में हुआ। टैंक होते क्या है? टैंकों में चैन लगी होती है, साइकिल की चैन से ज्यादा आप उसको समझ सकते हैं कि उसमें दोनों ओर चैन लगी होती है और उसमें मशीन गन रूपी सामने गन लगा हुआ होता है जिससे गोलियां या बारूद निकलते हैं और वो चारों तरफ से बुलेट प्रूफ होता है और वो लोहे से या फिर स्टील के आवरण से ढका होता है। उसकी मारक क्षमता बहुत अधिक होती है और टैंक के पहियों में चैन टैग लगाकर उसे कीचड़ और उबड़ खाबड़ खाइयों पर भी चलाने लायक बनाया गया था, ताकि आसानी से उन जगहों पर भी जाकर सैनिकों को मारा जा सके वहां पर वो छुपे होते थे और जिनको ढूंढना आसान नहीं था। उसके बाद है पनडुब्बी। पनडुब्बी का आविष्कार जर्मनी में हुआ। जर्मनी ने क्या किया कि ब्रिटेन के जो जहाज होते थे उनको मारने के लिए पनडुब्बी, यू बोट जिन्हें कहा जाता है, उनका आविष्कार किया, जो पानी के अंदर चलते हैं और पानी के अंदर से वो गोलों को जहाजों पर दागा जाता है और ब्रिटेन के लगभग 50% जहाजों को इन्हीं पनडुब्बियों या यू बोट द्वारा डुबोया गया। उसके बाद है विषैली गैस। विषैली गैस जर्मनी द्वारा प्रथम बार युद्ध में विषैली गैसों का प्रयोग किया गया। जर्मनी जिसके औद्योगिकरण में रसायन उद्योग महत्वपूर्ण था, उसने पहली बार विषैली गैसों का प्रयोग इस युद्ध में किया। विषैली गैसों के प्रभाव से बहुत सारे लोगों की मौत हुई, बहुत सारे लोग अंधे हो गए और उसके बहुत सारे दुष्परिणाम आने वाले समय में देखे गए। तो इस प्रकार के विषैली गैसों को रोकने के लिए सभी युद्धरत राष्ट्रों ने मिलकर समझौता किया और इस समझौते के द्वारा उन्होंने ये निर्णय लिया कि युद्ध में किसी भी प्रकार के विषैली गैसों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जिसे जिनेवा कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी का प्रयोग मुख्य रूप से प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों को, शस्त्रों को, तोपों को, रसद मतलब कि खाने पीने की वस्तुओं को सैनिकों तक आसानी से पहुंचाने के लिए किया जाता था, जो कि बहुत ही आसान हो गया था उस समय के लिए।
उसके बाद है विमान। विमान मतलब जहाज जो आसमान में उड़ते हैं। अब इसको समझते हैं कि दिसंबर 1903 में राइट बंधुओं के प्रथम विमान बनाने के बाद से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत तक विमानों का निर्माण और तकनीक अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। अर्थात राइट बंधुओं ने 1903 में विमान बनाया। विमान का उपयोग किस लिए किया गया? मुख्यतः हवाई गश्त के माध्यम से शत्रु सेना की टोह लेने के लिए किया जाता था। अर्थात ऊपर जाके आसमान में ये देखते थे कि शत्रु सेना कहां तक फैली हुई है और कहां पर छुपी हुई है। परंतु विमानों का जो सामरिक महत्व है वो धीरे धीरे बढ़ता गया और इस तरह से जल्द ही सारे देश विमानों के सामरिक महत्व को समझ गए और अंत तक दोनों गुटों में विमानों की संख्या जो 850 थी लगभग वो बढ़कर कितनी हो गई? 10,000 तक हो गई। और प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक हवा में अधिक देर तक टिकने वाले तेज, शक्तिशाली, मजबूत और अधिक विकसित विमानों का निर्माण शुरू हो गया। अर्थात ये सारे राष्ट्र विमानों के महत्व को समझ गए थे और मजबूत और टिकाऊ और हवा में बहुत देर तक उड़ने वाले विमानों का आविष्कार प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होते होते तक हो गया था। उसके बाद है युद्ध का जन सामान्य पर प्रभाव। इस भयानक युद्ध का जन सामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यह एक पूर्ण युद्ध था, अर्थात टोटल वॉर के नाम से जाना जाता है, जिसका सामना युद्ध क्षेत्र में रहने वाले लोगों को करना पड़ा। अर्थात जिस देश की सीमा पर, जिस देश की जमीन पर ये युद्ध हुआ करते थे, वहां पर जो लोकल लोग रहते थे उनको इस युद्ध की भयंकरता का सामना करना पड़ा। उन्हें उनकी बसाहट, उनकी घर सब नष्ट हो गए, उनके खेत खलिहान नष्ट हो गए, उन्हें घर से बेघर होना पड़ा। तो ये इस युद्ध का प्रभाव जन सामान्य पर पड़ना शुरू हुआ। अब क्या हुआ? सरकारों द्वारा जनता का समर्थन पाने के लिए युद्ध का उन्माद पैदा किया गया। सरकारें क्या करने लगी कि जनता का समर्थन हमको कैसे मिले, मतलब जो राष्ट्र युद्धरत थे, जो युद्ध में शामिल थे, उनको अपनी जनता का सपोर्ट चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया? दुश्मन देश के प्रति जनता के मन में उन्माद पैदा करना शुरू किया। और वो किस प्रकार से किया? युद्ध में उन्माद पैदा करने के लिए उन्होंने पाठ्य पुस्तकों में इसको शामिल किया, पोस्टर बनवाए। इसके लिए युद्धरत राष्ट्रों के जो उनके दुश्मन थे उनके खिलाफ पोस्टर, नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि कई प्रकार के कार्यक्रमों द्वारा युद्धरत देशों द्वारा उन्माद को बढ़ाया गया और लाखों युवक इस उन्माद के आग में कूद गए और कई लाखों युवक जो है इस युद्ध में शामिल हुए और मरने मारने को भी तैयार हो गए। अब क्या हुआ? इसके बाद युद्ध की वास्तविकता जब उभर कर सामने आई, जब धीरे धीरे युद्ध बढ़ने लगा और युद्ध की भयंकरता लोगों को समझ में आने लगी या उसकी वास्तविकता समझ में आने लगी कि युद्ध से सिर्फ नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है, तो उभरने पर हर देश में युद्ध की समाप्ति और शांति के लिए मांग उठने लगी। हुआ क्या कि युद्ध उन्माद में लगभग हर परिवार का कोई ना कोई सदस्य सेना में भर्ती हुआ और जब वो सेना में भर्ती हुआ तो युद्ध में जब युद्ध हुआ, वो युद्ध लड़ने गया तो या तो वो वापस ही नहीं आया और अगर वो वापस आया तो अपाहिज होकर लौटा। इससे जो जन सामान्य था, जो वहां की जनता थी, वो डर गई, घबरा गई। अपने वयस्कों को, अपने घर के पुरुषों को जो है उनको खोने का डर उनके अंदर रह गया और परिवार में सिर्फ स्त्री, बच्चे और बूढ़े रह गए और लगभग जितने वयस्क थे या तो वे युद्ध में मारे गए या तो वो युद्धबंदी होकर उनको दास बना लिया गया या फिर वो अपाहिज हो गए, किसी काम के नहीं रहे। इसके बाद है युद्ध के चलते खाद्य पदार्थों की बहुत कमी होने लगी। जितने भी राष्ट्र, जितने भी देश युद्ध में शामिल थे, हुआ ये कि उन देशों में खाद्य पदार्थों की कमी होने लगी क्योंकि लाखों की मात्रा में सैनिक युद्ध लड़ रहे थे और उन्हें युद्ध में रसद, जिसे हम रसद कहते हैं, खाने पीने की वस्तुओं की आवश्यकता पड़ने लगी। तो इन देशों में जो जनता, आम जनता का जो राशन था, जो वो खरीदते थे, अपना जीवन चलाते थे, उन्हें युद्ध में रसद के रूप में भेजना शुरू कर दिया गया, जिससे कि खाद्य पदार्थों की बहुत कमी होने लगी और उनके मूल्यों में लगातार वृद्धि होने लगी। कारखानों का युद्ध सामग्री के निर्माण में परिवर्तन कर दिया गया, अर्थात जो रोजमर्रा की आवश्यकता की वस्तुएं जिन कारखानों में निर्माण होती थी, खाद्य पदार्थ जहां बनते थे,
उनको युद्ध के लिए सामान बनाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया, जिससे क्या हुआ कि मजदूरों को उचित वेतन नहीं मिला, परंतु कारखानों के जो मालिक थे वे मालामाल होने लगे। अर्थात जो मजदूर थे उनकी मजदूरी नहीं बढ़ी, वो आवश्यकता से अधिक, समय से अधिक काम करते थे, पर उनको उसका अधिक मुआवजा या पैसा या मानदेय नहीं मिलता था। उसके अलावा जो कारखाने के मालिक थे उनको ज्यादा फायदा होने लगा, क्योंकि युद्धरत राष्ट्र उनसे अधिक मात्रा में युद्ध की सामग्री खरीदते थे, जिसको वो अधिक दामों में बेचा करते थे। उसके बाद है अस्पताल, चिकित्सा और सुविधाएं भी युद्ध के लिए उपयोग में की जाने लगी। अब इसके बाद क्या होने लगा कि सरकार ने जो चिकित्सा की व्यवस्था की थी, स्वास्थ्य की व्यवस्था की थी, जो सुविधाएं आम जनता के लिए थी, उन सुविधाओं को युद्धरत जो सैनिक थे उनके लिए भेजा जाने लगा, जिससे कि कई प्रकार की बीमारियां और स्वास्थ्य सुविधाएं आम जनता को नहीं मिली, और ये इससे भी बहुत अधिक जनता को, जन सामान्य को इस युद्ध का घातक प्रभाव झेलना पड़ा। उसके बाद है युद्ध के प्रति जन सामान्य में उन्माद। अब जब युद्ध की भयंकरता, उसके परिणाम धीरे धीरे लोगों को दिखने लगे, तो जन सामान्य में उसके प्रति उन्माद पैदा होने लगा, अर्थात युद्ध विरोधी भावनाएं जनता के अंदर पैदा होने लगी। वो क्या थी? तो युद्ध शुरू होने के 3 साल बाद हर देश में युद्ध के खिलाफ जनमानस बनने लगा, अर्थात युद्ध को बंद करो, शांति की स्थापना करो। इसके लिए जनमानस धीरे धीरे तैयार होने लगा। जर्मनी, रूस, तुर्की, ऑस्ट्रिया आदि देशों में आम लोगों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए। आम जनता द्वारा लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने की मांग उठने लगी, अर्थात इनको ये लगने लगा कि ये जितने भी राष्ट्र हैं जो साम्राज्यवादी हैं, ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, उनके भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, उन्हें युद्ध में झोंक रहे हैं। उनको लगने लगा कि अगर हमारे यहाँ कोई लोकतांत्रिक सरकार होती तो ऐसा नहीं होता, हमारे साथ सरकार हमारी बात मानती, हमारी बात को सुनती, अगर नहीं होता तो हम उस सरकार को गिरा देते। तो इस प्रकार की भावनाएं, लोकतांत्रिक सरकार की इच्छा लोगों के अंदर जागने लगी। अतः परिणाम स्वरूप जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, रूस आदि देशों में स्थापित सरकारें समाप्त हुई और वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। भारत में भी इस युद्ध का गहरा प्रभाव पड़ा। युद्ध में भारतीय सैनिक भी ब्रिटेन की ओर से शामिल हुए। क्यों? कि उस समय भारत ब्रिटेन का गुलाम था और उपनिवेश था, और भारत के सैनिकों को मजबूर होकर उस युद्ध में शामिल होना पड़ा, जिससे हजारों सैनिक भारत के भी मारे गए। ब्रिटिश सरकार ने भारत में करों में भारी वृद्धि की, साथ ही खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी भारी वृद्धि हुई, क्योंकि जो भी रसद थे, जो भी खाद्य सामग्री थी, उन्हें सैनिकों के लिए भेजना शुरू कर दिया था, जिस कारण भी भारत में गरीबी, भूखमरी और कीमतों में वृद्धि होने लगी। अब है युद्ध में महिलाएं। युद्ध में महिलाओं की क्या भूमिका थी? इस दौरान जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो लगभग जो पुरुष थे, देशों के जो युद्धरत थे, वो सारे युद्ध में शामिल होने चले गए। तो घर परिवार को चलाने के लिए कौन बची? महिलाएं। अब महिलाओं ने अपने घर परिवार और देश की बागडोर या जिम्मेदारी को अपने कंधों में उठाना शुरू कर दिया। तो विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं की स्थिति में बहुत तेजी से बदलाव। कैसे? पुरुषों के युद्ध में भर्ती होने के कारण महिलाओं को कारखानों और खेतों में काम करने के लिए आगे आना पड़ा, क्योंकि जीवन तो चलाना है, बच्चों को तो पालना है, जीवन तो रुक नहीं सकता। पुरुष तो चलेगा युद्ध करने, तो अब परिवार कैसे चले? तो मजबूरी में महिलाएं कारखानों में काम करने लगी और खेतों में काम करने लगी। इसका प्रभाव यह हुआ कि महिलाएं अपने आप को अधिक स्वतंत्र और सामाजिक रूप से जिम्मेदार समझने लगी और अपने हितों व अधिकारों के प्रति जागरूक हो गई, सचेत हो गई। युद्ध खत्म कर शांति के लिए महिलाओं ने संगठन बनाकर कई देशों में आंदोलन किए। जब युद्ध खत्म हो गया तो महिलाओं ने कई देशों में संगठन बनाए और युद्ध के बाद अपने अधिकारों के लिए महिलाओं ने लड़ाई लड़ना शुरू की, जिसका परिणाम यह हुआ कि महिलाओं को संसदीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार ब्रिटेन की संसद में सन 1918 में 30 वर्ष की उन महिलाओं को जो संपत्तिवान है, उनके पास पैसा है, उनको प्रथम बार दिया गया वोट डालने का अधिकार। और इसके बाद जर्मनी और रूस की क्रांतिकारी सरकारों ने भी सभी वयस्क महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया। तो इस प्रकार युद्ध में जो तकनीक प्रयोग हुआ, उससे भयंकर
विनाश देखने को मिला विश्व में, जिससे जन सामान्य पर कई प्रतिकूल प्रभाव हमको देखने को मिले। जन सामान्य में युद्ध के प्रति निराशा और उन्माद और भारी आक्रोश देखने को मिला। उसके बाद युद्ध में जो महिलाओं की जो भूमिका थी वो भी हमने आज अच्छे से पढ़ी। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई, किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध में महिलाओं ने अपना योगदान दिया। इसके आगे हम इसके बाद वाली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, खुश रहिए, स्टे होम, बाय।